अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। उस लेक्चर में हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर को डिफाइन किया था, उसकी वर्किंग को समझा था और कुछ कंपोनेंट्स से उनको भी डिस्कस किया था। बाद इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन हम उनकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कंपोनेंट था मास स्पेक्ट्रोमीटर का, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन होती है वेपोराइजेशन। अभी ये वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन का क्या मतलब है? कोई भी सॉलिड या लिक्विड है उसको हमने वेपोराइज करना है, वेपर में चेंज करना है, गैस में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर देना है, उसको हीट देनी है और वो गैस या वेपर में कन्वर्ट हो जाए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। हमने इसमें क्या करना होता है? इसमें हम किसी भी सॉलिड, हमारे पास सॉलिड सैंपल है या लिक्विड सैंपल है, इन दो सैंपल्स को हम कन्वर्ट करेंगे गैसियस वेपर्स में। अब गैस या वेपर में इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही ये यूज के काबिल होगा। अगर हमारे पास सैंपल शुरू से ही गैस के अंदर है, वेपर्स के अंदर है, तो उसकी वेपोराइजेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास सॉलिड या लिक्विड के अंदर सैंपल आ गया है, उस टाइम एटॉमिक मैसेज को फाइंड करना है, तो उसकी सबसे पहले हम वेपोराइजेशन कराएंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट आयोनाइजेशन करवा देंगे। अब सेकंड हमारे पास जो इसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर में स्टेप है, आयोनाइजेशन का होता है। आयोनाइजेशन चैम्बर जिसे नाम देते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर आयोनाइजेशन होती है, आयोनाइजेशन चैम्बर। तो आयोनाइजेशन चैम्बर एक ऐसा चैम्बर है, एक ऐसा पार्ट है मास स्पेक्ट्रोमीटर का जिसमें आयंस फॉर्मेशन होगी। आयंस का बनना आयोनाइजेशन कहलाता है। हमारे पास सैंपल है, गैसेस फॉर्म में है, उसको हमने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से दिए, इलेक्ट्रॉन की बीम थ्रो करवाई उसके ऊपर, तो आयंस बन गए। इन दिस स्टेप आयंस फॉर्मेशन occur when beam of electron thrown upon gaseous sample। जब गैसेस सैंपल के ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो कराएंगे तो क्या होगा? आयंस आर फॉर्म, आयंस आर फॉर्म, आयंस की फॉर्मेशन होगी। इस प्रोसेस के अंदर आयंस की फॉर्मेशन होगी और हमारे पास क्या बनेंगे? आयंस कौन से बनेंगे? केटायंस बन जाएंगे। अब ये हमारे पास केटायंस बन जाएंगे। अब ये आयोनाइजेशन प्रोसेस चैम्बर में ये कुछ होता है और ये केटायंस बनने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या एक्सीलरेटिंग प्लेट्स जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में हम, एक तो आपने याद रखना है, इधर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट दो एमसीक्यूज बनते हैं। इस जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चैम्बर होता है पूरा क्लोज होता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है क्लोज इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें गैस का प्रेशर रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। प्रेशर इज केप्ट, प्रेशर इज केप्ट वेरी लो, 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻⁷ टॉर, इतना प्रेशर रखते हैं। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। पोटेंशियल अप्लाइड शुड बी 500 वोल्ट टू 2000 वोल्ट। इतना हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ताकि ये जो हमारे केटाइंस हैं फास्ट इसकी एक्सेलरेशन हो, इसको एक्सेलरेट करवाते हैं ताकि भाग के स्पीड से आगे जाएं और यहाँ पे वो आके इधर जम ना जाए, चिपक ना जाए, स्पीड से एक्सेलरेट करें। इसलिए हम इस प्लेट को नेगेटिव हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट से शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। वो क्या होता है? व्हाट इज वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? वर्किंग
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब जब मैग्नेटिक फील्ड है, हमने नॉर्थ और साउथ पोल हमने अप्लाई किया हुआ है, ये क्या करती है, आइंस को बेंड कराती है। कैसे बेंड कराती है? ऑन द बेस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो। हर एक आइसोटोप की एक स्पेसिफिक मास टू चार्ज रेशियो होती है, उसकी बेस पे ये उनको रोटेट करवाती है, उनको क्या कराती है, बेंड करवाती है। सर्कुलर पाथ में उनको, उनका पाथ जो स्ट्रेट पाथ होता है उसको सर्कुलर पाथ में चेंज कर देती है ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो। अब इधर क्या लिखेंगे हम, बहुत ही इसकी दो लाइंस आपने याद कर लेनी है, बहुत ही शॉर्ट इसका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, बेंड दी स्ट्रेट path of sample ions into circular path at different radius due to स्पेसिफिक लिखो या डिफरेंट लिखो, स्पेसिफिक या डिफरेंट, ड्यू टू डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक आइसोटोप की एक स्पेसिफिक एक डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो होती है, उसकी बेस पे हर एक एटम, हर एक जो आइसोटोप है उसका पाथ डिफरेंट होता है। अब जो हमारे पास निकल, अगर हम अगर नियॉन लें, नियॉन अगर हम गैस लें, नियॉन, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, नियॉन 20, 21 और 22। अब जो 21 आइसोटोप इस तरह आएगा और एक सबके डिफरेंट पाथ होंगे, तीनों आके इस डिटेक्टर पे आके स्ट्राइक करेंगे, डिटेक्टर पे आके स्ट्राइक करेंगे और फ्लोरेसेंट काज करेंगे, फ्लोरेसेंस। अब तीनों जो आइसोटोप्स हैं 21, 20 और 22, तीनों का अगर हम सर्कल देखें, रेडियस देखें, इस तरह बनता है। ये एक हमारे पास आइसोटोप, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये हमारे पास पहला है 20, दूसरा 21, तीसरा 22 और आइसोटोप है। अब ये रेडियस बना रहे हैं, सर्कुलर पाथ बना रहे हैं 1, 2, 3 इस तरह। अब ये जो अंदर की तरफ है उसका हमारे पास एटॉमिक मास कम है, मास टू चार्ज रेशियो कम है। अब इसकी मास टू चार्ज रेशियो कम है, वो पहले बेंड हो रहा है, वो पहले पीक शो करवा रहा है, इसका रेडियस भी कम है। और जिसकी मास टू चार्ज रेशियो एटॉमिक मास ज्यादा है आइसोटोप का, उसका रेडियस बड़ा बन रहा है, वो दूर, और वो बाद में स्ट्राइक कर रहा है एंड पे। अब इसमें एक रिलेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमडी कैट के भी एमसीक्यूज बनते हैं कि m/e रेशियो इज इक्वल टू मास टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू h² r² और 2e। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकलते हैं। अब इसमें m/e का मतलब क्या है, m/e का मतलब इधर क्या है, मास टू चार्ज रेशियो। अब इसमें जो h है, h का क्या मतलब है, h का मतलब है जी मैग्नेटिक फील्ड, जो हम अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो h है। r क्या है, रेडियस ऑफ आइंस, जो आइंस आ रहे हैं, रेडियस ऑफ आइंस। और जो e है 2e,
ये हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमारे पास इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, दो तो इधर से एमसीक्यूज आते हैं, एक हमारे पास प्रेशर वाला और एक हमारे पास ये वोल्टेज की वैल्यू पूछता है। दूसरा इस तरह का एमसीक्यू बन सकता है कि हमारे पास अगर एम ओवर ई वैल्यू एक की 20 है, एक की 21 है, 22 है, कौन सा इन सबसे पहले आके स्पाइक करेगा या किसका रेडियस कम होगा? सारी जाहिर सी बात है, रेडियस किसका कम है? 20 वाले का। जिसकी एम ओवर ई वैल्यू कम है, मास टू चार्ज रेशियो कम है, उसके रेडियस भी कम है और जल्दी आके पहले स्पाइक करेगा, पहले उसकी पीक शो होगी। ठीक है जी। अब अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, कोई न्यूमेरिकल दूं या कोई एमसीक्यू दूं इस तरह का, एक हमारे पास एटॉमिक मास का 25 का एटम है, एक 36 का है, एक 62 का है। तो कौन सा एटम या आइसोटोप है जिसका रेडियस ज्यादा है और जिसकी एम और ई वैल्यू है? कौन सा है जिसकी जो पहले आके रिडक्टर पे डिटेक्शन देगा? सिंपल सी बात है, जिसका एटॉमिक मास कम है, रेडियस भी इसका कम होगा, ये सबसे पहले अंदर की तरफ आके सबसे पहले स्ट्राइक करेगा डिटेक्टर पे और इसकी रिलेटिव अबंडेंस आएगी। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।